2014 में अगर आपको याद हो तो डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन की बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म आई थी, इंटरस्टेलर। इस फिल्म में स्पेस रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को, वार्म होल्स को, ब्लैक होल्स और एलियन प्लैनेट्स, इन सब को बड़े ही साइंटिफिक एक्यूरेट तरीके से फिल्माया गया था। लेकिन शायद सबसे खतरनाक सीन इस फिल्म के एंड पर था। फिल्म के क्लाइमैक्स में जब मेन कैरेक्टर ऊपर से ब्लैक होल के अंदर गिर जाते हैं। इस ब्लैक होल का नाम फिल्म में बताया जाता है गारगोंटा। ये लोग स्पेस क्राफ्ट को लेकर ब्लैक होल में गिरते हैं। शुरू में इनको सब आसपास बिल्कुल ब्लैक ही नजर आता है, कंप्लीट डार्कनेस। जैसे ही ये मजीद अंदर गिरते हैं, कुछ ग्रेन जैसे पार्टिकल इन्हें सामने की तरफ से दिखाई देते हैं, और जब ये पार्टिकल स्पेस क्राफ्ट से आकर लगते हैं तब कुछ लाइट के फ्लैशेस निकलते हैं, चिंगारियां लगती हैं और आग लगने लग जाती है इनके स्पेस क्राफ्ट को। इन्हें मजबूरन इंजेक्ट करना पड़ता है स्पेस क्राफ्ट से, और ये ब्लैक होल में गिरते चले जाते हैं। फिर अचानक से ये अपने आप को 5 डिमेंशन स्पेस के अंदर पाते हैं। 5 डिमेंशन स्पेस ये एक बहुत दिमाग हिला देने वाली चीज है। एक ऐसी जगह जहां ये अपने पास से कम्युनिकेट कर सकते हैं ग्रेविटी का इस्तेमाल करके। ये सब देखकर आपके दिमाग में एक बड़ा सवाल उठेगा, क्या ये सब पॉसिबल है? क्या ब्लैक होल्स में सही में ऐसा कुछ होता है? पर सही में हम ब्लैक होल्स के अंदर गिरें तो क्या देखने को मिलेगा? Black holes remained largely unknown until the 20th century. A black hole is a region in space where the force of gravity is so strong not even light can escape. From the outside, you can't tell what is inside a black hole. Black holes haunt our universe, dark centers of gravity that swallow everything in their path. कहानी की शुरुआत इस बात से करते हैं दोस्तों, ब्लैक होल्स की हिस्ट्री कोई ज्यादा पुरानी नहीं। आज से 100 साल पहले कोई ब्लैक होल्स के बारे में जानता तक नहीं था। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से बाद में ब्लैक होल्स की डिस्कवरी हुई। इस तरह और इस थ्योरी के एक्चुअली 2 हिस्से हैं दोस्तों, द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसे आइंस्टाइन ने 1905 में पब्लिश किया था। यह हमें बताती है कि कैसे स्पीड टाइम को इन्फ्लुएंस करती है। अगर ऐसी स्पेसशिप में बैठा जाए जिसकी स्पीड अगर बहुत ज़्यादा है तो आपके लिए टाइम स्लो चलेगा एज कंपेयर टू दोज पीपल जो इस स्पेसशिप पर नहीं बैठे हैं और ज़मीन पर हैं। दोस्तों, रिलेटिव वर्ड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप स्पेसशिप में बैठे होते हैं तो आपको फील नहीं हो रहा होगा इस टाइम के आप बहुत स्लो चल रहे हैं। आपके लिए टाइम उतनी स्पीड पर ही चल रहा होगा जितनी नॉर्मली चलता है। मगर जब आप ज़मीन पर जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि टाइम कितना अलग चल रहा था। इस चीज़ को काइनेमैटिक डायलेशन कहते हैं। और अगर आपने मेरा टाइम ट्रैवल वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे ये काम करता है। अब स्पीड से ही नहीं बल्कि टाइम से भी डायलेशन हो सकती है, जैसा आइंस्टाइन ने बताया अपनी जनरल थ्योरी में। ये उन्होंने डेवलप की 1915 में। इसमें जितना ज़्यादा ग्रेविटेशनल एक्सपीरियंस करेंगे उतना ही टाइम आपके लिए स्लो हो जाएगा। इसे ग्रेविटेशनल फोर्स डायलेशन कहा जाता है, और इंटरस्टेलर फिल्म में इसे बहुत ही अच्छे अंदाज से दिखाया गया है। जब कूपर और उनके साथी एक एक्वा प्लैनेट में लैंड करते हैं, उस प्लैनेट में उन्हें बिल्कुल 1 घंटा ज़मीन पर 7 सालों के बराबर मालूम होता है। ऐसा इस प्लैनेट में इसलिए होता है क्योंकि ग्रेजुएट ब्लैक होल्स के करीब होता है, तो ब्लैक होल्स की तरफ से आने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर इम्पैक्ट नहीं करती। आइंस्टाइन ने इसे विजुलाइज करने के लिए कहा था कि स्पेस टाइम का फैब्रिक इमेजिन करो, एक तरह का मैश इमेजिन करो जिस पर सारे प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं।
जितना ज़्यादा उनका मास है उतना ही ज़्यादा वो इस स्पेस टाइम के मैश को बेंड कर रहे हैं नीचे की तरफ। और जब ये मैश बेंड होने लग रहा होगा तब ना सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं बल्कि टाइम का भी इससे डायलेशन होने लग रहे हैं। और जो बाकी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है जैसे कि साउंड, हीट और लाइट, इन सब पर भी ग्रेविटेशन का ऐसा असर पड़ता है। जी हां, वही कंक्लूजन था जो आइंस्टाइन ने निकाला था। ग्रेविटेशन की वजह से हर चीज पर असर पड़ता है। ग्रेविटेशन की फोर्स से ना सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं बल्कि हीट, साउंड और लाइट भी अट्रैक्ट होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि बाकी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं यूनिवर्स में जिनमें ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा है कि वो लाइट को पूरी तरह से अपने अंदर अब्सॉर्ब कर ले। अगर ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कंप्लीट ब्लैक होंगे और किसी सूरत भी बाहर नहीं निकल पाएंगे उनमें से। एग्जैक्टली यही होते हैं दोस्तों ब्लैक होल। लेकिन आइंस्टाइन ने जब अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी बताई तो उस वक्त ये ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ थ्योरेटिकल था। आइंस्टाइन को पता था कि ग्रेविटेशनल लाइट को इन्फ्लुएंस करती है और थ्योरेटिकली ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जो लाइट को ऑब्जर्व कर सके। लेकिन आइंस्टाइन ये नहीं जानते थे कि एक्चुअली में भी ब्लैक होल होते हैं। इनफैक्ट जब तक आइंस्टाइन जिंदा थे उन्हें ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट बड़ा अजीबोगरीब लगता था। वो जानते थे कि थ्योरेटिकली ऐसी चीज़ों को माना जा सकता है, लेकिन उन्हें यह लगता था कि थ्योरेटिकली तो कहने के लिए इन्फिनिटी जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन रियलिस्टिकली, प्रैक्टिकली उन्हें यकीन नहीं था कि ऐसी चीज़ें असल में भी एग्जिस्ट करती हैं। दोस्तों, असल में उनकी मौत होने तक ब्लैक होल जैसा वर्ड इन्वेंट ही नहीं हुआ था। यहां पे एक इंटरेस्टिंग फन फैक्ट आइंस्टाइन की थ्योरी में की पॉइंट यह भी था कि लाइट की स्पीड ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस को लिमिट करती है। ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी का फोर्स इंस्टेंटली हमें हर जगह फील हो, इसके ऊपर लिमिट है लाइट की स्पीड। प्रैक्टिकली एग्जाम्पल से समझाऊं तो इसका मतलब यह है कि सूरज अचानक से गायब हो जाए। आप सब जानते ही होंगे कि हमें 8 मिनट बाद पता लगेगा जमीन पर कि सूरज गायब हो गया है, क्योंकि लाइट को 8 मिनट का वक्त लगता है जमीन तक पहुंचने में। दोस्तों, लेकिन आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग सूरज गायब होने का जमीन पर ग्रेविटेशनल इंपैक्ट पड़ेगा, यह भी हमें 8 मिनट के बाद पता लगेगा। है ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी पर कई और साइंटिस्ट ने काम किया, जैसा कि कार्ल शिवास्कर, जॉन्स और ड्रॉस्ट्री और चंद्रशेखर जैसे लोगों ने कई इक्वेशंस थी जिन्हें सॉल्व किया और उनके सॉल्यूशन निकाले। ब्लैक होल वर्ड पहली दफा एक मैगजीन ने यूज किया था 1964 में, और ये वर्ड 1967 में पॉपुलर हुआ जब फिजिस्ट जॉन व्हीलर ने इसे पॉपुलर किया। ब्लैक होल सुनने में काफी सेंसेशनल लगता है, लेकिन ये थोड़ा सा मिसलीडिंग वर्ड है। ब्लैक होल सुनकर आपको लगेगा कि एक्चुअली में कोई होल है वहां पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उनके बीच में न्यूक्लियर रिएक्शन होते रहते हैं और इन रिएक्शन की वजह से हीट, लाइट प्रोड्यूस होती है, और जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ये बाहर की तरफ एक फोर्स डालती है और अंदर की तरफ स्टार पर फोर्स आती है ग्रेविटेशन इंपैक्ट की वजह से। इस तरह स्टार अपनी जिंदगी में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करते रहते हैं। बाहर की तरफ जाने वाली फोर्सेस रिएक्शन की वजह से और अंदर की तरफ आने वाली फोर्सेस ग्रेविटेशन की वजह से है। लेकिन ये जो रिएक्शन होने लग रहे हैं ये फ्यूल की वजह से होने लग रहे हैं। हाइड्रोजन या हीलियम या फ्यूल हमेशा नहीं रहेगा, कभी तो खत्म हो जाएगा, और जब ये फ्यूल खत्म होगा तो बाहर की तरफ जो फोर्स जाने लग रही है वो नहीं लगेगी, तो ये स्टार अपने ऊपर ही कोलैप्स कर जाएंगे। मजे की बात यह है कि हमारे खुद के सन की लाइफ 10 बिलियन ईयर है,
लेकिन आगे क्या होता है ये डिपेंड करता है कि उस स्टार के मास पर कि वो कितना है। यहां पर एक चार्ट देखते हैं स्टार की लाइफ साइकिल का। अगर स्टार का मास ज्यादा नहीं है, छोटा एवरेज साइज है, तो वो रेड जाइंट में बदल जाएगा। उसके बाद वो एक प्लैनेटरी निब्यूला बन सकता है या फिर व्हाइट डॉर्फ बन सकता है। लेकिन अगर ज्यादा बड़ा स्टार है, जब उसका फ्यूल खत्म होता है तो वो ठंडा हो जाता है, तब वो रेड सुपर जायंट में तब्दील हो जाता है और फिर वो सुपर जायंट फटकर सुपरनोवा बनता है। दोस्तों, उसके बाद बहुत ही छोटा सा कोर रह जाता है। अगर वो कोर ज्यादा छोटा है तो न्यूट्रॉन स्टार कहलाता है, और अगर थोड़ा सा बड़ा कोर है तो उसे हम ब्लैक होल कहते हैं। जी हाँ, बेसिकली कहा जाता है जितना मास था एक स्टार में, जब वो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कंप्रेस हो गया या छोटा हो गया, फिर कंडेंस हो गया, तो वो ब्लैक होल बन सकता है। साइंटिफिकली कितनी छोटी वॉल्यूम में ये मटेरियल कंप्रेस होता है। अगर कोई स्टार हमारे सन जितना बड़ा है, उसका अगर कोई ब्लैक होल बनता है तो उसका डायामीटर सिर्फ 50 किलोमीटर का होगा। जी हाँ, इतना छोटा, इतना कम हो जाता है इसका वॉल्यूम, आप इमेजिन कर सकते हो। इंटरेस्टिंग चीज यहां यह है कि हमारा बेटा बड़ा होकर कभी ब्लैक होल नहीं बनेगा। इस चीज को प्रूव किया था एक इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोफिजिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने, जिन्होंने एक चंद्रशेखर लिमिट वैल्यू निकाली थी। उन्हें कहा कि व्हाइट डॉर्फ का मैक्सिमम मास हो सकता है 1.4 टाइम्स द मास ऑफ आवर सन। उसके ऊपर वो स्टेबल नहीं रह पाएगा, फिर वो न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बन जाएगा। क्योंकि हमारे सन, हमारा बेटा इस लिमिट से नीचे है, तो वो एक व्हाइट डॉर्फ बनेगा, ब्लैक होल नहीं बनेगा। अब जब यहां समझ लिया आपने कि ब्लैक होल क्यों होता है, अब समझते हैं कि ब्लैक होल कैसा होता है। मेनली 3 से 4 टाइप के ब्लैक होल्स होते हैं। पहला है स्टेलर ब्लैक होल, जो कि सबसे कॉमन टाइप का ब्लैक होल होता है, जो कि स्टार से फॉर्म होते हैं। साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि हमारे मिल्की वे में 10 मिलियन से लेकर 1 बिलियन ब्लैक होल्स हैं। इसके अलावा होते हैं पैरामॉर्डियल ब्लैक होल्स। ये वो ब्लैक होल्स हैं जो एक आइटम जितने छोटे होते हैं, लेकिन इनका वजन और इनका मास एक पहाड़ी से भी बड़ा होता है। जी हां दोस्तों, तो इवन ये भी एक अजम्पशन है कि इतना साइज एक आइटम जितना छोटा है। ये ब्लैक होल सिर्फ थ्योरेटिकल हैं, हाइपोथेटिकल नहीं। इनके बारे में ज्यादा नहीं जानते। तीसरा टाइप होता है सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। ये बहुत ही ज्यादा बड़े ब्लैक होल्स होते हैं, इतने बड़े कि इनके मास मिलियन सन के मास के ज्यादा होता है। ये एक इतना बड़ी बॉल में फिट होंगे कि उस बॉल का डायामीटर हमारे सोलर सिस्टम जितना बड़ा होगा। साइंटिस्ट का मानना है कि हर बड़ी गैलेक्सी के बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। हमारे मिल्की गैलेक्सी के अंदर जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है, उसे नाम दिया गया है सजिटेरियस का। और जो इंटरस्टेलर मूवी में जो ब्लैक होल दिखाया गया है, वो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल बताया गया है। जी हां दोस्तों, इसके अलावा साइंटिस्ट का मानना है कि चौथा टाइप ब्लैक होल का भी हो सकता है। फॉर श्योर नहीं कहा जा सकता, मगर इसका नाम इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स, जो कि स्टेलर ब्लैक होल्स के और सुपर ब्लैक होल के साइज के बीच में कहीं है। हालांकि इसका कोई प्रूफ भी अभी तक नहीं मिल सका, जैसा कि आपने फिल्म में देखा होगा। और जो फोटो आपने अभी तक देखी है ब्लैक होल्स की, ऐसा नहीं है कि एक काली सी बॉल जो हर चीज को अपने अंदर सक कर लेती है। ब्लैक होल्स एक्चुअली में कुछ ऐसे दिखते हैं। मेन स्क्रीन में आपको मूवी वाला ब्लैक होल दिखा रहा हूं, तो सबसे पहले चीज आप इस फोटो में नोटिस करेंगे कि वो है ऑरेंज कलर में, क्योंकि उसका रिंग ऑरेंज कलर का दिख रहा है।
जो इस ब्लैक होल के अराउंड फॉर्म होने लग रहा है। इसे एक्रेशन डिस्क कहा जाता है और ब्लैक होल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है ये। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लैक होल्स में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। ग्रेविटेशन की वजह से बहुत से गैसेस, मैटर और बाकी रिप्स ब्लैक होल्स की तरफ अट्रैक्ट होती रहती हैं और उसको चारों तरफ फ्लोट करती रहती है, जैसे हमारे सन के अराउंड बाकी प्लैनेट्स गोल गोल घूमते हैं। क्योंकि सन का ग्रेविटेशन फोर्स इतना ज़्यादा है, यहां फर्क इतना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा हो गया है कि जो चीज इसके पास घूमने लग गई है वो बहुत तेजी से घूमने लग रही है। इतनी हीट अप हो चुकी है कि वो सब कुछ एक फ्लोइंग फ्लूइड से मैटर बन चुका है, ऐसे जैसे आग के पार्टिकल्स बन चुके हैं जो मिलियन सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म है। जितना ब्लैक होल्स के ज्यादा करीब जाएंगे उतनी ही ज्यादा ये पार्टिकल उसे अराउंड रिवॉल्व कर रहे होंगे। ये पार्टिकल इतनी तेजी से घूमते हैं और रब होते हैं कि ये ग्लो करने लग जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इनसे निकलने लग जाती है जो कि मेनली एक्सरे होती हैं। तो इस एसेसरेशन डिस्क को बड़ी खूबसूरती से मूवी में दिखाया गया है। बस एक चीज गलत दिखाई गई है, ये एक्चुअली में ऑरेंज कलर के नहीं होते। इंसानों की आंख एक्चुअली में एक्स रेस को देख नहीं सकती। एक्स रेस विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम से बाहर होती है। हम लोग बस इसे रिप्रेजेंट करने के लिए ऑरेंज या येलो लाइट का या येलो कलर का इस्तेमाल करते हैं। असली कलर इस डिस्क का ब्लू के पास होता है। साल 2019 में पहली दफा असल में ब्लैक होल की फोटो खींची गई थी और इसमें भी इन्होंने येलो और ऑरेंज कलर को यूज किया था इसे रिप्रेजेंट करने के लिए। अब एक चीज आप क्लियरली नोटिस कर सकते हैं कि असली फोटो में जो आप मूवी में इतना नोटिस ना कर पाए होंगे वो ये है कि एक साइड पर ये पार्टिकल ज्यादा ब्राइट कलर के दिखते हैं और दूसरी साइड के कंपैरिजन में इसके पीछे बड़ा सिंपल सा रीजन है। जो पार्टिकल्स हमारी तरफ स्पिन करने लग रहे हैं वो हमें ज्यादा ब्राइट कलर के दिखते हैं और जो हमसे और दूर स्पिन कर रहे हैं वो हमें डिम होकर दिख रहे हैं। ये होता है डॉपलर बीमिंग इफेक्ट की वजह से। वाले इमेज पर वापस आए तो आप नोटिस करेंगे कि एक्रेशन डिस्क ऑप्टिकल इल्यूजन देती है। ग्रेविटी की वजह से देख के ऐसा लगता है कि ब्लैक होल के ऊपर और नीचे भी इस डिस्क ने कवर कर रखा है, क्योंकि ग्रेविटी लाइट को बेंड करने लग जाती है। जो डिस्क का हिस्सा ब्लैक होल के पीछे छुपा हुआ है और जब हम इसे सामने की तरफ से देखने लग रहे हैं वो लाइट जो वहां से निकल के आ रही है वो बल्कि ऊपर से आ रही है, यानी इतना बेंड हो जाती है कि ग्रेविटी की वजह से अगर हम ब्लैक होल्स को टॉप व्यू से देखें तो वो बिल्कुल राउंड ही दिखेगा। डिस्क नॉर्मल तरीके से ही दिखाई देगी। ये इल्यूजन हमें सिर्फ तब ही दिख सकता है जब हम ब्लैक होल्स को साइड व्यू से देखते हैं। इस एरिया में ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि लाइट ने ऑर्बिट करना शुरू कर दिया है। प्रोटॉन्स ही चक्कर लगाने लग गए हैं ब्लैक होल्स के इर्द गिर्द। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अगर आप इस एरिया में पहुंच गए हैं ब्लैक होल्स और जिंदा बच गए तो थ्योरेटिकली आपको अपने सर के पीछे हिस्सा दिखाई देगा, क्योंकि लाइट गोल गोल चक्कर लगाने लग गई है और रिंग की फॉर्मेशन में। और इस पॉइंट के बाद आती है इस ब्लैक होल की बाउंड्री। जी हां दोस्तों, जैसे हम कहते हैं इवेंट होराइजन, इसे बाउंड्री इसलिए कंसीडर किया जाता है क्योंकि इस पॉइंट के बाद ग्रेविटी इतना स्ट्रांग हो गई है कि लाइट भी नहीं बच के निकल पा रही, यानी सब कुछ काला ही काला दिखाई दे रहा है। और अगर आप ब्लैक होल के अंदर गिरने लग रहे हैं और इवेंट होराइजन को भी क्रॉस कर दिया है तो थ्योरेटिकली देखा जाए तो वापस निकलने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि लाइट भी नहीं बच के निकल पा रही तो एक इंसान क्या बचेगा। इंटरस्टेलर फिल्म में जो उनका स्पेसक्राफ्ट ब्लैक होल के अंदर जा रहा है इस इवेंट होराइजन को क्रॉस कर दिया है
और उसके बाद अचानक से वो 5 डिमेंशन स्पेस में होते हैं। मूवी का ये हिस्सा प्योरली इमेजिनेशन है क्योंकि हम नहीं जानते इवेंट होराइजन के अंदर क्या होगा। तो दोस्तों, इंटरस्टेलर मूवी के प्रोड्यूसर ने वैसे नोबेल प्राइज फिजिस्ट को हायर किया था सारी चीज़ों को साइंटिफिकली एक्यूरेट रखने के लिए, लेकिन ऑब्वियसली जो चीज़ें साइंस भी नहीं जानता अभी तक, उन चीज़ों के लिए मूवी ने इमेजिनेशन का इस्तेमाल किया है। एक ब्लैक होल के अंदर सेंटर में क्या होगा, इससे आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्क्राइब करेगी। इस थ्योरी ने ब्लैक होल के सेंटर में जो जगह है उसे सिंगुलैरिटी करके पुकारा है। ये एक ऐसा रीजन है ब्लैक होल का, वो सेंटर है जहां पर स्पेस टाइम का कर्व इन्फिनिटी हो जाता है। वो मैच याद है जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि जितना कोई भारी ऑब्जेक्ट होगा उतना ही ज्यादा वो बेंड करेगी। स्पेस टाइम में ब्लैक होल के केस में बेंडिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो इनफाइनाइट बेंडिंग कहलाती है, क्योंकि हम रिलेटिविटी के थ्योरी से जानते हैं कि टाइम एनर्जी की सारी चीजों पर असर पड़ता है ग्रेविटेशन का। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है तो टाइम भी इन्फिनिटी स्लो चलते जाते हैं। लेकिन टाइम इन्फिनिटी स्लो होने का क्या मतलब है? यहां पर अगर आप ब्लैक होल में चले गए और वहां से कभी बाहर निकले तो दोस्तों बाहर की दुनिया के लिए यूनिवर्स खत्म हो चुका होगा। यह सब हम नहीं जानते, बस थ्योरी बनाई जा सकती है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में लिख के बताएं हमें, ताकि आपकी कीमती राय हम भी जान सकें। डिफरेंट थ्योरीज हैं जो सजेस्ट करती हैं जैसे कि हम ब्लैक होल के अंदर बाहर से नहीं देख सकते क्योंकि लाइट उसके अंदर ऑब्जॉर्व हो रही है, लेकिन एक थ्योरी यहां कहती है कि इवेंट होराइजन के अंदर लाइट बहुत जगह से रिफ्लेक्ट होकर सिंगुलैरिटी तक पहुंच रही है, जो हो सकता है कि इवेंट होराइजन के अंदर एक्चुअली में हमें चीजें दिखाई दें। इंसानों ने ब्लैक होल के बारे जो चीज फॉर श्योर देखी है वो बस ये फोटो है, और ये फोटो 10 अप्रैल 2019 की है, जिसने ब्लैक होल की एग्जिस्टेंस को प्रैक्टिकली प्रूव किया। तकरीबन 100 सालों के बाद थ्योरेटिकली प्रूव किया गया था कि हमें एक चीज तो यहां पक्की है कि अगर आप ब्लैक होल में गिरते हैं तो जिंदगी के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपके टुकड़े हो जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। मिली सेकेंड्स में आप मर जाओगे। फिर भी दोस्तों ब्लैक होल से इतना डरने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोगों को पहले मिसकॉन्सेप्शन था कि ब्लैक होल सारे मैटर को सकअप करते हैं और बड़े होते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पूरे यूनिवर्स को खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हर गैलेक्सी के सेंटर के अंदर सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं। बाकी सारी प्लैनेटरी बॉडीज और स्टार जो उस ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल रेंज के अंदर हैं, वो उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे सन के अराउंड सारे प्लैनेट राउंड करते हैं। ये चीज गैलेक्सी के बीच में ताकतवर तरीके से होती है। तो एज अ कंक्लूजन, अगर आप ब्लैक होल से अपनी ठीक दूरी बनाए रखेंगे तो सेफ रहेंगे। और इंटरस्टेलर फिल्म में जो 5 डिमेंशन के कॉन्सेप्ट की बात की गई थी वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, उस पर भी कभी फ्यूचर की वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, और अगर ये वीडियो और ये एफर्ट्स आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।